सी एपिस्टेसिस। हमने ये डिस्कस किया है कि क्रोमोसोम 9 के ऊपर अलील्स होते हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए। ये क्रोमोसोम 9 है। सपोज इसके ऊपर अलील्स मौजूद हैं IA IB, तो ऐसे इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होना चाहिए AB। क्रोमोसोम 9 के ऊपर अलील्स IA और IB मौजूद हों। अब क्रोमोसोम 19 के ऊपर मज़ीद कुछ अलील्स हैं, अलील्स H, ये H स्मॉल h। इन अलील्स का हमने फंक्शन और मैकेनिज्म पढ़ना है। ये जो अलील क्रोमोसोम 19 के ऊपर है, ये एक प्रिकर्सर सब्सटेंस को, एक सब्सटेंस को सब्सटेंस H में कन्वर्ट करते हैं, सब्सटेंस H में कन्वर्ट करते हैं। सब्सटेंस H एक एंजाइम सिंथेसाइज करता है, इट सिंथेसाइजेस एन एंजाइम। वो एंजाइम क्या करेगा, RBC के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है, ग्लाइकोप्रोटीन, इसके ऊपर ये शुगर इंसर्ट कर लेगा, ये एंजाइम या शुगर इंसर्ट कर लेगा, इट इंसर्ट्स शुगर। जब ये शुगर ये इंसर्ट कर लेगा एंजाइम, तो इस शुगर के ऊपर वो जो दो एंटीजन्स प्रोड्यूस हुए हैं, या एंटीजन A प्रोड्यूस हुआ है, ये एंटीजन B प्रोड्यूस हुआ है, ये एंटीजन A और एंटीजन B या आकर इंसर्ट होंगे शुगर के ऊपर, और इस शख्स का ब्लड ग्रुप कहलाएगा AB। तो अगर क्रोमोसोम 9 के ऊपर अलील्स IA IB है तो एंटीजन्स A और B प्रोड्यूस होंगे। क्रोमोसोम 19 के ऊपर जो अलील्स है H, ये अलील्स एक प्रिकर्सर सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं, H अलील्स प्रिकर्सर सब्सटेंस को सब्सटेंस H में कन्वर्ट करते हैं। सब्सटेंस H एक एंजाइम सिंथेसाइज करता है जो कि शुगर इंसर्ट करता है ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर, जो कि RBC के ऊपर मौजूद है, और उसके ऊपर आकर एंटीजन्स अटैच होंगे। ये दो A और B क्या है, ये एंटीजन्स है, एंटीजन्स। अब अगर अलील्स H और स्मॉल h हो तब भी सेम केस होगा, मगर ये देखा गया कि अगर एक इंडिविजुअल का क्रोमोसोम 9 IA IB अलील्स के साथ हो, मगर क्रोमोसोम 19 के ऊपर, क्रोमोसोम 19 के ऊपर अलील्स स्मॉल h फॉर्म में हो, दोनों रिसेसिव फॉर्म में हो, स्मॉल h फॉर्म में हो 19 के ऊपर, तब क्या होगा, तब RBC के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन तो मौजूद है, H सब्सटेंस नहीं बनेगा, एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा, इस ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर शुगर इंसर्ट नहीं होगा। वो जो दो एंटीजन्स प्रोड्यूस हुए थे, एंटीजन A एंड एंटीजन B, वो फ्रीली मूव करेंगे ब्लड में, RBC के ऊपर ये इंसर्ट नहीं हो सकेंगे, और इस शख्स का ब्लड ग्रुप IA और IB अलील्स के बावजूद O टाइप होगा, O टाइप। इसका AB टाइप है और उसका O टाइप है। तो दोनों के क्रोमोसोम 9 पर IA IB अलील्स मौजूद है, मगर एक ही क्रोमोसोम 19 पर H विद H कैपिटल या H विद स्मॉल h मौजूद है, तो उसके अंदर H सब्सटेंस बन रहा है, एंजाइम सिंथेसाइज हो रहा है, शुगर इंसर्ट हो रहा है ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर, वो AB एक्सप्रेस हो रहा है। मगर अगले इंडिविजुअल जिसमें क्रोमोसोम 19 के ऊपर स्मॉल h अलील्स हैं, उसकी वजह से क्रोमोसोम 9 के अलील्स एक्सप्रेस नहीं होंगे, एंटीजन्स ब्लड में रिलीज होकर डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। उस शख्स का जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे O टाइप होगा। तो क्रोमोसोम 19 के अलील्स
क्रोमोसोम 9 के अलील्स की एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। एक क्रोमोसोम के अलील्स का अगले क्रोमोसोम के अलील्स की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना, इसे एपिस्टेसिस कहते हैं। ये एपिस्टेसिस दो तरह से हो सकती है। एक को हम कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस, एक को हम कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो अगर ये इस फॉर्म में होंगे कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल एच स्मॉल एच, हम इसे डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहेंगे, इसलिए कि इस केस में क्रोमोसोम 19 दूसरे क्रोमोसोम की एक्सप्रेशन को अलाउ करेगा। जब भी अलाउ करेंगे तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस। मगर अगर अलील्स स्मॉल एच के फॉर्म में होंगे, ये अलील्स क्रोमोसोम 9 के अलील्स की एक्सप्रेशन को हाइड करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, तब हम इसे रिसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। पहले आप इनकी डेफिनेशंस देखिए, फिर मैं सारा कंसेप्ट रिपीट करता हूँ। देखिए, व्हाट इज द फिनोमेना इन विच alleles on one chromosome allele on one chromosome controls the expression of another allele on a different chromosome. It is epistasis. Dominant epistasis, the type of epistasis in which alleles on one chromosome allow the expression of alleles on the other chromosome. ये कब होगी डोमिनेंट एपिस्टेसिस? जब अलील्स एच फॉर्म में होंगे, एच स्मॉल एच फॉर्म में होंगे। What is recessive epistasis? The type of epistasis in which alleles on one chromosome hide the expression of alleles on the other chromosome. ये कब होगा? जब alleles small h फॉर्म में होंगे। देखिए, क्रोमोसोम 9 पर अलील्स IA IB है, क्रोमोसोम 19 के ऊपर अलील्स कैपिटल एच स्मॉल एच के फॉर्म में हो, तब क्या होगी? डोमिनेंट एपिस्टेसिस होगी। होगा क्या? एच जीन प्रिकर्सर सब्सटेंस को एच सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा। एच सब्सटेंस सिंथेसाइजेस एंजाइम दैट इंसर्ट्स शुगर ऑनटू ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ आरबीसी। एंटीजेंस गेट अटैच्ड टू शुगर एंड आर एक्सप्रेस्ड। मगर रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होगा? रिसेसिव एपिस्टेसिस में अगर क्रोमोसोम 9 पर IA IB अलील्स मौजूद हो, तब भी क्रोमोसोम 19 पर स्मॉल एच अलील्स की वजह से, इन अलील्स की वजह से ना तो एच सब्सटेंस बनेगा, ना शुगर इंसर्ट होगा ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर, तो वो जो दो एंटीजन्स हैं ये वैसे ही डिस्ट्रॉय होंगे। लिहाजा आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन इंसर्ट नहीं हो सकेगा, इस शख्स का ब्लड ओ टाइप कहलाएगा। इस केस में क्रोमोसोम 19 के अलील्स क्रोमोसोम 9 के अलील्स की एक्सप्रेशन को हाइड कर रहे हैं। ये बात YM बेंदे ने 1952 में मुंबई में देखी थी, जो उस वक्त बॉम्बे था। और इस फिनोटाइप को, ओ ब्लड ग्रुप, अगर एक इंडिविजुअल के क्रोमोसोम 9 पर IA IB अलील्स हो, क्रोमोसोम 19 पर स्मॉल एच अलील्स हो और ब्लड ग्रुप ओ टाइप आ जाए, इसे हम बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। इसे हम बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। ये कंसेप्ट YM बेंदे ने 1952 में ऑब्जर्व किया था मुंबई में, इसीलिए इसे बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। व्हाट इज प्लायोट्रोपी? आमतौर पर एक जीन एक ट्रेट कंट्रोल करता है। देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कौन सा ट्रेट कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है हाइट को। हाइट इज द ट्रेट। ये जीन है, वो ट्रेट है। एक जीन एक ट्रेट कंट्रोल करता है। अगर एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट्स कंट्रोल करे, इसे प्लायोट्रोपी कहते हैं। इफ वन जीन कंट्रोल्स trait A, trait B, trait C, it is pleiotropy. So the phenomena in which one gene controls the expression of more than one traits is pleiotropy. Examples. देखिए, डोर्सोफिला में एक ही जीन आई कलर को भी कंट्रोल कर रहा है, वही जीन जो स्पर्म को प्रोड्यूस स्टोर करने वाले ऑर्गन्स है उसकी शेप को भी कंट्रोल कर रहा है। जो जीन उसके आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, वही जीन उसके स्पर्म स्टोरिंग स्ट्रक्चर के शेप को भी कंट्रोल कर रहा है। मेन में एक ही जीन हाइट को भी कंट्रोल कर रहा है, वही जीन वेट को कंट्रोल कर रहा है। कैट्स में ये देखा कि ये प्लायोट्रोपी एक इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पर अगर कैपिटल W अलील्स हो, जो कि डोमिनेंट अलील्स है, चाहे होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस में, तो उस कैपिटल W अलील की वजह से, डोमिनेंट W अलील की वजह से, एक तो उनमें फर वाइट होगा, उनका स्किन वाइट होगा। सेकंड, साथ ही इस अलील की वजह से उनके एयर्स में हेयर सेल्स नहीं बनेंगे, हेयर सेल्स नहीं बनेंगे।
और वो डेफ होंगे. सो मोस्ट ऑफ द वाइट कैट्स आर डेफ. अक्सर आप रोड पर देखते हैं जो गाड़ियों के सामने आते हैं वाइट कैट्स होते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर डेफ. सो अगर उनमें कैपिटल डब्ल्यू अलील होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस फॉर्म में होते हैं, वही अलील स्किन के कलर को भी वाइट करता है और एयर में हेयर सेल्स बनाने नहीं देता, तो वो डेफ रह जाते हैं. मगर अगर ये रिसेसिव फॉर्म में हो, स्मॉल डब्ल्यू अलील्स हो, तो एक तो उनका फर पिगमेंटेड होगा. नंबर 2, उनके एयर में हेयर सेल्स बनेंगे और नॉर्मल हेयरिंग उनकी होगी. तो एक ही जीन एक से ज़्यादा ट्रेट्स कंट्रोल कर रहा है. फर का कलर भी कंट्रोल कर रहा है, हेयरिंग भी कंट्रोल कर रहा है. इसे प्लायोट्रोपी कहते हैं. नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस वेरिएशंस क्या है? अब इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स एंड कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स. एक ऐसा ट्रेड जिसमें बस दो ही एक्सट्रीम्स हो, मजीद इंटरमीडिएट्स ना हो या बहुत कम हो, उन्हें हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस. लाइक पी प्लांट में हाइट किस तरह से, टॉल शॉर्ट. पी प्लांट में टॉल और शॉर्ट बस दो ही कलर्स हैं. उसमें सीड शेप्स दो ही हैं, राउंड, रिंकल्ड. तो अगर किसी ट्रेट में दो ही एक्सट्रीम्स और दरमियान में कोई इंटरमीडिएट्स ना हो, इसे डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं. इफ देयर आर नो इंटरमीडिएट्स. मगर अगर किसी ट्रेट में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हो, इंटरमीडिएट्स किसे कहते हैं? लाइक ह्यूमन हाइट. अब ह्यूमन हाइट में देखते हैं वेरी टॉल, वेरी शॉर्ट इंडिविजुअल्स के दरमियान बहुत सारे डिफरेंट हाइट्स मौजूद हैं. तो चूंकि दो एक्सट्रीम्स के दरमियान बहुत सारे इंटरमीडिएट्स मौजूद हैं, इसे हम कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट या कंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं. ह्यूमन स्किन कलर इसकी एग्जांपल है. अगर आप स्टार्ट कर लें लाइक एक्सट्रीम ब्लैक कलर से, तो आहिस्ता आहिस्ता स्किन कलर फेयर होती जाती है. वेस्ट में कम्प्लीटली फेयर स्किन कलर है और दरमियान में इन बिटवीन ब्लैक और डिफरेंट शेड्स हैं. लाइक जो सब कॉन्टिनेंट स्किन कॉम्प्लेक्शन है बिल्कुल डिफरेंट है. एशियन चाइनीज़ कॉम्प्लेक्शन स्लाइटली डिफरेंट है. यूरोपियन कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है. अरब कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है. और अफ्रीकन ब्लैक्स का कलर कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल स्किन का डिफरेंट है. तो बहुत सारे इंटरमीडिएट स्किन कलर में वो ट्रेट भी है कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट. तो जिस ट्रेट में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हों उसे कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट कहते हैं. इसमें कोई इंटरमीडिएट ना हो या बहुत कम हो, उसे डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं. डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में अमूमन एक या दो जीन्स होते हैं, एक या दो जीन्स. लाइक अगर आप कहते हैं कि हाइट इन पी प्लांट, तो ये जीन्स है, ठीक है. मगर कंटिन्यूस वेरिएशन में जीन्स दो से ज़्यादा होते हैं. वो ट्रेट पॉलीजेनिक ट्रेट है. Polygenic trait. So continuous variations they are controlled by two or more gene pairs. Traits controlled by more than two pairs of genes are polygenic traits. Polygenic traits. Mostly more than two gene pairs होती है continuous variation में. इन traits को polygenic traits कहते हैं. इनकी inheritance को polygenic inheritance कहते हैं. जो discontinuous variation है, it is not affected by environment, but continuously varying traits they are affected by environment. Like human height environment से affect होती है, हमारे स्किन का कलर इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है, ठीक है. और डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं होते हैं. डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस की इनहेरिटेंस को क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं. क्वालिटेटिव बस डिपेंड करता है कि कैपिटल टी आएगा या स्मॉल टी, तो उससे जो है वो ट्रेड डिफाइन होगा. मगर कंटिन्यूस वेरिएशन को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं. क्वांटिटेटिव क्यों कहते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इसलिए कि यहाँ पर ट्रेड डिपेंड करता है नंबर ऑफ डोमिनेंट और नंबर ऑफ रिसेसिव जीन्स पर. क्वालिटी पर नहीं, नंबर पर ज़्यादा डिपेंड करता है. लाइक ग्रेन कलर, हम गंदम के दाने के कलर डिफरेंट तरह से देखते हैं. अगर सारे के सारे उसमें कैपिटल अलील्स हो, ए बी सी, तो कंप्लीटली डार्क रेड कलर होगा. अगर आप एक भी अलील रिसेसिव कर दें, लाइक स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, एक एक ऐड कर दें, कलर लाइट रेड हो जाएगा.
मजीद आप कम करते जाए डोमिनेंट एलील्स, कलर पिंक हो जाएगा। सारे के सारे रिसेसिव एलील्स हो लाइक दिस, तो कलर वाइट हो जाएगा। तो दो एक्सट्रीम्स है, एक डार्क रेड, एक वाइट। इनके दरमियान नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स जितने ज़्यादा होंगे कलर रेड की तरफ ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ रिसेसिव एलील्स स्मॉल वाले जितने ज़्यादा होंगे कलर वाइट की तरफ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो ट्रेट है वो नंबर ऑफ जीन्स पर डिपेंड करता है, इसे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। जबकि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में ट्रेट डिपेंड करता है सिर्फ प्रेजेंस ऑफ अलील पर, नंबर ऑफ अलील्स पर डिपेंड नहीं करता, उसमें अलील दो ही होते हैं, उसे हम क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। सो इनके के डिफरेंसेस इसी टेबल में दोबारा देख ले, ये बहुत बड़ा टॉपिक बुक का आपके लिए कवर हो जाएगा। 4 ही पॉइंट्स अपने कंपैरिजन की याद रखने हैं। ऐसा ट्रेड जिसमें इंटरमीडिएट्स ना हो डिसकंटिन्यूअस ट्रेड कहलाता है। जब बहुत सारे इंटरमीडिएट्स दो एक्सट्रीम्स के दरमियान हो वो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड कहलाता है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में एक जीन पेयर होता है मोस्टली, एक या दो, पर कंटिन्यूस वेरिएशन में दो या दो से ज़्यादा जीन पेयर्स होते हैं। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं होता, कंटिन्यूअस वेरिएशन या ट्रेड कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड ही अफेक्ट होता है इन्वायरमेंट से। डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं, कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर ट्रेड डिपेंड करता है नंबर ऑफ डोमिनेंट या नंबर ऑफ रिसेसिव एलील्स पर। ह्यूमन हाइट का ग्रोथ जो ग्राफ है, इसी बुक में लिखा है कि इस पे बेल शेप्ड ग्राफ, बेल शेप्ड ग्राफ किस तरह से, देखिए आपको एक बेल दिखाई दे रहा है, मैं अगर ऊपर ये मेंशन कर लूँ शेप, बेल शेप बन रही है। इस ग्राफ को जो ह्यूमन हाइट की का ग्राफ, इसे हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। आप देखिए लेफ्ट पर वेरी टॉल, मिडल में एवरेज, राइट पर वेरी शॉर्ट इंडिविजुअल्स हैं। किसी भी पॉपुलेशन में एवरेज हाइट सबसे ज़्यादा होती है, एवरेज हाइट सबसे ज़्यादा होती है। वेरी टॉल बहुत कम होते हैं, वेरी शॉर्ट बहुत कम होते हैं। ये ग्राफ ये शो कर रहा है, वेरी टॉल का रीजन बहुत कम, वेरी शॉर्ट का रीजन ऑन द राइट बहुत कम, एवरेज हाइट का रीजन ज़्यादा है। तो एवरेज हाइट हर पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है, वेरी टॉल कम, वेरी शॉर्ट कम। व्हाट आर रोलर्स, लास्ट पॉइंट। आप जुबान बाहर निकालें मुंह से, और अगर ये जुबान इस तरह से रोल्ड फॉर्म में, यू शेप फॉर्म में निकले, ये एक डोमिनेंट अलील की वजह से होता है, तो आप रोलर होंगे। या जुबान निकालें और वो स्ट्रेट निकले तो इट इज नॉन रोलर। तो आप देख लें इसमें द वन ऑन द राइट इज नॉन रोलर, द वन ऑन द लेफ्ट इज रोलर। इट इज बिकॉज ऑफ अ डोमिनेंट जीन। कौन सा ट्रेट है? डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। कोई इंटरमीडिएट्स में नहीं है, बस दो ही टाइप्स होंगे। सो रोलर्स आर बिकॉज ऑफ अ डोमिनेंट जीन, याद रखें। So if you extend your tongue and it is in the form of a rolled U shape, so it is, you're labeled as a roller, otherwise you will be labeled as non-roller. जीन लिंकेज या ये टॉपिक कल डिस्कस होगा इस चैप्टर का।